डियर फ्रेंड्स, चैप्टर 23 एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस, सेक्शन 272 से 283 सीआरपीसी की चर्चा करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है। पहले उसमें 273 से 283 सेक्शन लिए गए हैं और दूसरे में 284 से 299। हम भी उसी प्रकार दो वीडियो बनाएंगे, पहली 273 से 283 और दूसरी 284 से 299। अब विषय पर आते हैं। सेक्शन 272 क्या कहता है कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट्स की क्या भाषा होगी। राज्य सरकार ये निर्धारित कर सकती है कि इस संहिता के लिए उच्च न्यायालय को छोड़कर न्यायालय की कौन सी भाषा होगी। यानी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट की भाषा जो है उसको राज्य सरकार नहीं बदल सकती, क्योंकि उसका पार्लियामेंट के अंदर 384 आर्टिकल के तहत पास करना होता है। जब पार्लियामेंट 384 एक ए के तहत कहती है कि जब तक पार्लियामेंट कोई कानून न बनाए उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगी। इसलिए राज्य सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह कोर्ट की भाषा को निर्धारित करे, केवल अपने राज्य के अंदर वो भाषा को निर्धारित कर सकती है। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर 11 मई 2020 को द हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट, हरियाणा एक्ट नंबर 13 ऑफ 2020 के द्वारा कोर्ट लैंग्वेज हिंदी की गई और सेक्शन 3A जोड़ा गया। सेक्शन 3A क्या कहता है? इन ऑल सिविल कोर्ट्स एंड क्रिमिनल कोर्ट्स इन हरियाणा subordinate to the High Court of Punjab and Haryana, all revenue courts and rent tribunal and any other court or tribunal constituted by the state government, work shall be done in Hindi language। word shall आया है। explanation दी है for the purpose of section, the words civil court and criminal courts shall have the same meaning as respectively assigned to them in the code of CPC 1908 and CRPC 1973। इसमें 3A का सब सेक्शन 2 भी जोड़ा गया है हरियाणा में, और उसमें कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड द रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ विद इन 6 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द हरियाणा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो 6 महीने के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ को ट्रेनिंग देने का कार्य जिस दिन से नोटिफिकेशन हुआ है सरकार की जिम्मेदारी है। और मैं अब आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरी भाषा में गवाही नहीं हो सकती। गवाही दूसरी भाषा में भी हो सकती है और उसके लिए सेक्शन 277 से 281 जो आगे हम पढ़ेंगे उनके अंदर प्रोविज़न दिया है, उसके अंदर जो है नियम दिया है, उपबंध दिया है। तो अब हम सेक्शन 273 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 273 बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। वो क्या कहता है? एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, कि एक्यूज्ड की हाजिरी में कोई गवाही नहीं हो सकती। अब बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इसको वैसे तो हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है कि एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, कि एविडेंस केवल एक्यूज्ड की हाजिरी में होगा जब तक कोई अन्यथा नहीं कहा गया। गवाही दोषी की उपस्थिति में होगी या दोषी की हाजिरी माफ़ी की सूरत में उसके वकील की हाजिरी में होगी। इसका स्पष्टीकरण दिया है कि दोषी से तात्पर्य वो व्यक्ति है जिसकी बाबत अध्याय 8 के अधीन कोई कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अध्याय 8 क्या है याद होगा, सेक्शन 106 से 124 उसमें आते हैं। और इसके ऊपर एक अथॉरिटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2003 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 320 से सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज लिखना भूल गया हूँ, इतना ही याद रखें। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है 2003 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 320
सुप्रीम कोर्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, विटनेस लिविंग इन यूएसए एंड विलिंग टू कम टू इंडिया, नॉट विलिंग टू कम टू इंडिया बट willing to give evidence, his evidence be recorded by way of conferencing. Where the attendance of a witness cannot be procured without an amount of delay and expense or inconvenience of court, can consider issuing the commission to record the evidence by way of video conferencing. दूसरी अथॉरिटी है 2011-3 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 352, ये भी सुप्रीम कोर्ट की है, सीबीआई वर्सेस मुश्ताक अहमद डोसा। ये इसके ऊपर 273, 299, 220 और 223 इन सेक्शंस पर चर्चा की गई है कि डिपोजिशन ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड हु वाज एब्सकॉन्डिंग एंड अरेस्टेड later on, accused to file statement before special judge as to who were all the witnesses in the main trial whom he proposed to cross-examine, and thereafter prosecution would take further steps to produce those witnesses for cross-examination. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा है, एक अथॉरिटी और मैं आपको बताता हूँ, AIR 1951 पंजाब 178 राम सिंह वर्सेस क्राउन का केस है। उसके अंदर क्या कहा है, फेल्योर टू डू यानी गवाहों का बयान अगर दोषी की हाजिरी में नहीं हुआ तो फेल्योर टू डू सो विशिएट द ट्रायल, नो ऑब्जेक्शन इज आल्सो इमेटीरियल। यदि किसी ने नो ऑब्जेक्शन भी कर दिया तो भी इमेटीरियल है, तो भी गवाह का बयान जो है दोषी की हाजिरी में होना चाहिए। ये अथॉरिटी ये कहती है 1951 पंजाब 178 AIR की अथॉरिटी है, राम सिंह वर्सेस क्राउन। अब दिस राइट क्रिएटेड बाय दिस सेक्शन इज सप्लीमेंट बाय सेक्शन 278 एंड 273। ये जो है देखेंगे कि इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसके अंदर ये लिखा है कि बयान होने पर गवाह के दस्तखत कराए जाएंगे। इसके माने यदि वो हाजिर नहीं है तो उसके दस्तखत कैसे होंगे? मीनिंग देयर बाई दिस सेक्शन 273 इज सप्लीमेंटेड बाई सेक्शन 278 एंड 279 आल्सो। अब 205, 299, 317 ये तीन सेक्शन जो है इसके साथ पढ़ने ज़रूरी हैं। इन तीन सेक्शनों को क्यों साथ में पढ़ना ज़रूरी है कि ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, कहाँ पर गवाही जो है बिना दोषी की हाजिरी के हो सकती है। अब इसके लिए मैं आपको उस सेक्शन की तरफ ले जाना चाहूँगा 205 की तरफ, 299 और 317 की तरफ। एक बार आई विल रीड आउट दो सेक्शंस। 205 को देखेंगे, 205 क्या कहता है। 205 कहता है, 205 में डिस्पेंस विद करने का प्रोविज़न है कि मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड व्हेन एवर ए मैजिस्ट्रेट इशूज ए समन्स he may, if he sees reason so to do, dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his pleader. But the magistrate inquiring into or trying the case may in his discretion at any stage of the proceeding direct the personal attendance of the accused and if necessary enforce such attendance in the manner hereinafter provided. यानी denial without hearing of the accused के ऊपर क्या है कि एप्लीकेशन फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस कैन नॉट बी रिजेक्टेड विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू एक्यूज्ड। ये रामकिशन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ MP 1997 क्रिमिनल लॉ जर्नल 4679 टेस्ट के ऊपर जो है MP हाई कोर्ट की अथॉरिटी है। और एक अथॉरिटी और आपको बता देता हूँ, वो है एग्जेम्पशन इन पेटी केसेस इफ ऑफेंस इज ऑफ पेटी नेचर and personal appearance of the accused is not must
for correct and legal decision of case, then personal appearance of the accused can be dispensed with. ये अकराम एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस है, 2000 क्रिमिनल लॉ जनरल 3520 पृष्ठ के ऊपर अंकित किया गया है। तो ये सेक्शन 205 कहता है। अब 299 सेक्शन को आप देखेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी सेक्शन होगा, और उसमें क्या कहता है, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड। ये अपवाद है, इस सेक्शन को जरूर पढ़ें, ध्यान से देखें। इफ इट इज़ प्रूव्ड दैट एन एक्यूज्ड पर्सन हैज़ एब्सकॉन्डेड, शब्द है एब्सकॉन्डेड। यदि एक आदमी भगौड़ा हो गया है, एक्यूज्ड उसको ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा, पुलिस की रिपोर्ट आ रही है, सेक्शन 82-83 की कार्रवाई भी होगी है, एंड दैट देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्टस ऑफ अरेस्टिंग हिम, द कोर्ट competent to try or commit for trial such person for the offence complained of may in his absence examine the witnesses, if any, produced on behalf of the prosecution and record their depositions, and any such deposition may on the arrest of such person be given in evidence against him on inquiry into or trial for the offence and which he is charged, if the deponent is dead or incapable of giving evidence or cannot be found, or his presence cannot be procured without an amount of delay, expense or inconvenience which under the circumstances of the case would be unreasonable. तो इस सेक्शन के तहत इसका सब सेक्शन 2 भी है। If it appears that an offence punishable with death or imprisonment for life has been committed by some person or persons unknown, the High Court or Session Court may direct that any magistrate of the first class shall hold an inquiry and examine any witnesses who can give evidence concerning the offence, and any depositions so taken may be given in evidence against any person who is subsequently accused of offence, if the deponent is dead or incapable of giving evidence or beyond the limits of India। इस सेक्शन की 2 भाग बनाए गए, एक सब सेक्शन 2 और एक सब सेक्शन 1। सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि यदि एक्यूड एब्सकॉन्ड हो गया, घटना है जैसे मान लिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है या डेथ पेनल्टी का केस है, और वो एक्यूड भाग गया, जैसे सरदार प्रताप सिंह कैरों वाला केस याद होगा कि उसका मुलजिम जो है 14 साल के बाद पकड़ा गया था। और इस तरीके से कई बार अनेक बार ऐसा होता है। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जब इस तरह की स्थिति हो जाती है तो पुलिस एक्ट के तहत जो है परमिशन ली जाती है और उस आदमी के खिलाफ जो है कार्रवाई होती है। तो कोर्ट जो है इस हालत में क्या करती है कि उन गवाहों के बयान लिख लेती है कि हो सकता है कि एक आदमी 20 साल बाद मिले और 20 साल तक वो गवाह जो है मर चुके हों या इतने बूढ़े हो गए हों या इतने इनकेपेबल हो गए हों जो मतलब बयान देने के काबिल ही ना रहें। तो इस आधार पर इसलिए उन लोगों के बयान ले लिए जाते हैं। और दूसरे में क्या कहता है कि इफ़ ये जो ऑफेंस है डेथ ऑफ प्रिजनमेंट या इसका तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट, तो इसमें क्या है कि एक आदमी का यही नहीं पता कि हु मर्डर्ड द पर्सन, तो एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी जाती है कि आप इसकी इंक्वायरी करें और उन गवाहों के बयान लें जो अनिवार्य हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस सेक्शन के दोनों भागों को, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 दोनों के पढ़ने से ये पता लगा कि ये अपवाद है, गवाही जो है एक्यूज्ड की गैरहाजिरी में कब हो सकती है। तो ये तो आया 299। अब मैं 317 की बात और करूँगा। एक बार 317 की तरफ और तवज्जो दें। 317 क्या कहता है? 317 इज आल्सो एन एक्सेप्शन। वो क्या कहता है कि प्रोविजन फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस। अब सर्टेन केसेस के अंदर जो है ये बताता है कि मतलब इंक्वायरी या ट्रायल जो है उसकी हाजिरी के बिना हो सकती है। तो एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल अंडर दिस कोड, if the judge or magistrate is satisfied for reasons to be recorded that the personal attendance of the accused before the court is not necessary in the interest of justice, or that accused persistently disturbs the proceedings in court, the judge or magistrate may,
if the accused is represented by a pleader, dispense with the attendance and proceed with such inquiry or trial in his absence, and may at an subsequent stage of the proceeding direct the personal attendance of such accused। तो इसके अंदर क्या कहा गया कि यदि एक आदमी कोर्ट के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है या उसकी हाजिरी के बिना उस दिन काम चल सकता है और उसकी वकील की हाजिरी में जो है गवाही हो सकती है, तो उसकी हाजिरी डिस्पेंस विद की जा सकती है और उसको बाद में जो है बुला लिया जाता है, बाद में उसको प्रोसीडिंग में देखने की अनुमति दी जाती है। इफ़ द एक्यूज्ड इन सच केस इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ए प्लीडर और इफ़ द जज और मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स हिज पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी, he may, if he thinks fit and for reasons to be recorded by him, either adjourn such inquiry or trial or order that case of such accused be taken up or tried separately। यानी अगर उसका वकील नहीं है और वह कोर्ट की कार्रवाई में बाधा पैदा कर रहा है तो या तो कोर्ट जो है केस को adjourn कर सकती है या उसके केस को सेपरेटली ट्राई करने का ऑर्डर कर सकती है। तो अपीयरेंस ऑफ एक्यूज थ्रू प्लीडर, इसकी परसिबिलिटी क्या है कि इसके ऊपर 1999 क्रिमिनल लॉ जनरल 2748 इलाहाबाद का केस है और इसमें क्या कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट व्हाइल इशूइंग समन्स मस्ट अप्लाई हिज माइंड टू सी इफ देयर वर रीजन्स टू डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज एंड इफ ही सीज रीजन्स टू डू it becomes his duty to direct appearance of the accused through his pleader। ये हफीज़ उल्ला खां वर्सेस स्पेशल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इलाहाबाद एंड अदर्स का केस था। तो इस तरीके से सेक्शन 317 की बात आई। अब जो है एक स्थिति में और भी गवाहों का जब बयान होता है तो एक्यूज्ड की हाजिरी नहीं होती, और वो क्या है कि जब आप देखेंगे कि 18 साल से छोटी किसी लड़की का रेप हुआ है तो जिस समय गवाही हो रही होगी उस लड़की की, उस एक्यूज्ड को उस लड़की के सामने नहीं लाया जाएगा और उसको एक दूसरे ऐसे कमरे में या पर्दे के पीछे या शीशे के कमरे में ऐसे रखा जाएगा कि वह उस लड़की को देख सके और लड़की उसको ना देख सके, क्योंकि 18 साल से छोटी बच्ची है, वो डरी हुई है और हो सकता है कि और आगे डर जाए और उसको देख करके वो कोई बयान ना दे पाए। तो इसलिए एक व्यवस्था ये भी है, ये भी अपवाद है। तो इस तरीके से मैं आपको यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट केस जो 2019 के अंदर डिसाइड हुआ है, आत्माराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसकी तरफ आपकी तवज्जो ले जाना चाहूँगा। इस केस के अंदर क्या हुआ, ये मर्डर केस था और इसके अंदर 12 गवाहों का बयान जो है इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन्स ले लिया गया, जबकि वकीलों ने ऑब्जेक्शन किया कि जी एक्यूज्ड हाजिर नहीं है एंड विदाउट देयर प्रेजेंस द एविडेंस शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। डिस्पाइट दिस ऑब्जेक्शन कोर्ट रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट। लेकिन कोर्ट ने क्या किया कि वहाँ ना तो उनकी डिस्पेंस विद की हाजिरी और ना ही कोई इस बिंदु के ऊपर ऑर्डर पास किया, ना ही उस ऑब्जेक्शन के ऊपर कोई ऑर्डर पास किया एंड स्टेटमेंट्स वर रिकॉर्डेड। देयर आफ्टर क्या हुआ कि आफ्टर हैविंग रिकॉर्डेड द एविडेंस ऑफ दोज 12 विटनेसेस एंड सब्सिक्वेंटली ऑफ अदर विटनेसेस, कन्विक्शन कर दी गई और डेथ पेनल्टी दे दी गई। जब डेथ पेनल्टी दी जाती है तो हाई कोर्ट से वो कन्फर्म होने के लिए जाती है। जब कन्फर्मेशन के लिए वहाँ पर बात गई तो हाई कोर्ट ने कहा कि नो, इसके अंदर जो 12 गवाह थे वो इरेगुलरिटी हो सकती है। वो आदमी ने कहा कि नहीं, हमें तो बरी किया जाना चाहिए क्योंकि मैंडेटरी प्रोविज़न की वायलेशन है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने केस को रिमांड किया और रिमांड करते हुए ये कहा कि यस, उन आदमियों की गवाही दोबारा से ली जाए क्योंकि ये तो एक फंडामेंटल राइट था जिसका हनन हो गया और फंडामेंटल राइट का हनन करना जो है
इज अगेंस्ट द स्टैट्यूट और अगेंस्ट द लॉ। तो इस आधार पर दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली हैव ए लुक अपॉन इट। अब ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये कहाँ रिपोर्ट हुआ है, क्योंकि मैंने भी इसको नेट से पढ़ा था। आत्माराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस है, 2019 का डिसीजन है। तो अब हम सेक्शन 274 की तरफ आते हैं कि रिकॉर्ड इन सम्मन्स केस एंड इंक्वायरीज। सम्मन्स केस और इंक्वायरीज के अंदर जो है रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा कि वो सारे सम्मन केस जिनका ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, वे सारी जांच जो धारा 145 से 148 और धारा 446 की कार्रवाई, इन कार्रवाइयों में जैसे जैसे प्रत्येक गवाह की गवाही होती है वैसे वैसे उसके साक्ष्य का सारांश का मेमो कोर्ट की भाषा में तैयार किया जाएगा। अब परंतु यदि मजिस्ट्रेट ऐसा साक्ष्य का सारांश स्वयं तैयार करने में असमर्थ है तो वह असमर्थता का कारण लिखेगा और कारण लिखकर या तो स्वयं बोलकर लिखवाएगा, खुले न्यायालय में स्वयं बोल करके अपनी डिक्टेशन पर जो है लिखवाएगा। ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट के दस्तखत होंगे और वो रिकॉर्ड का भाग होगा। अब 275 क्या कहता है, ये जो है सम्मन्स केसेज में था और अगला जो है वांट केसेज में है कि रिकॉर्ड इन वांट केसेज, मजिस्ट्रेट के सामने विचारित सब वांट केसेज में प्रत्येक गवाह की गवाही जैसे जैसे होती है वो स्वयं या बोलकर खुले न्यायालय में किसी और से लिखवाएगा। जहाँ वह किसी असमर्थता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है तो अपने निर्देशन और सुपरिटेंडेंस यानी देख रेख में वो बयान लिखवाएगा। जहाँ मजिस्ट्रेट गवाही किसी अन्य से लिखवाए वहाँ सर्टिफिकेट देगा कि यह उसके द्वारा क्यों ना लिखा गया और उसकी डायरेक्शन निर्देशन में लिखा गया है और उसकी डिक्टेशन पर लिखा गया है। अब गवाही जो है वृतांत के रूप में लिखी जाएगी। वृतांत के रूप में जैसे ऐसे लिखते हैं यानी सिंपल उस तरीके से लिखी जाएगी। और यदि कोई बीच में ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है तो प्रश्न उत्तर के रूप में भी लिखी जा सकती है। अब साक्ष्य जो भी लिखा गया है उसके ऊपर मजिस्ट्रेट दस्तखत करेगा और वह रिकॉर्ड का भाग होगा। अब राजेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एक केस है, इसमें 275 के ऊपर क्या कहा गया है। 2008 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 263 के ऊपर दर्ज है। पंजाब एंड हरियाणा का फैसला है कि टेस्टिमनी ऑफ विटनेस कैन फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ओनली इफ़ इट इज़ साइंड बाय द मजिस्ट्रेट। अब ये नोट करने की बात है कि यदि जो गवाही हुई है यदि उसके ऊपर मजिस्ट्रेट के दस्तखत हैं तो देन इट विल बी पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अनसाइंड टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस इज मियरली ए वेस्ट पेपर। दस्तखत होने से रह गए तो वो वेस्ट पेपर है। ऑन विच नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड। नॉन साइनिंग ऑफ द डिपोजिशन बाय मजिस्ट्रेट ऑफ ए विटनेस इज नॉट ए मियर इरेगुलरिटी विच कैन बी क्योर्ड। यानी इसको क्योर नहीं किया जा सकता। मुझे एक केस याद है, बड़ी समस्या आई थी। पानीपत के एसडीएम थे प्रभुदयाल जी, उन्होंने रीडर को कह दिया, साथ क्या उनके मुलजिम थे कि इनकी ज़मानत ले लें। ज़मानत ले ली और वो करनाल मीटिंग में चले गए और करनाल से वो आए ही नहीं और मर गए। सिग्नेचर उनके हुए नहीं, ज़मानत का ऑर्डर उनका था। आदमी चले गए, आदमी की ज़मानत होगी। अब ना मुचल के टेस्ट हुए ना ऑर्डर के ऊपर दस्तखत हुए एंड इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कोर्ट कि अब क्या किया जाए। लेकिन सब्सिक्वेंट जो है जिसको भी वो आता है वो आदमी जो है उसके ऊपर दस्तखत कर सकता है। जैसे अनसाइंड कोई जजमेंट रह गया तो अदर जो उनका वो है उत्तराधिकारी ही कैन। तो इस तरीके से उस मैटर को सुलझाया गया। तो 276 के ऊपर हम आते हैं। 276 क्या कहता है, रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। अब सेशन न्यायालय के सामने सब ट्रायल में साक्ष्य या साक्षी की परीक्षा होती है। तो पीठासीन या न्यायाधीश जो है वो उस बयान को लिखेगा और खुले न्यायालय में बोलकर लिखवाएगा, या तो स्वयं लिखेगा या खुले न्यायालय में अपनी डिक्टेशन पर लिखवाएगा।
और उसके द्वारा नियुक्त कोई भी अधिकारी जो वो अपॉइंट करेगा कि आप लिखें, तो उसकी देखरेख और निर्देशन में लिखेगा। ये गवाही वही पहले वाली बात कि नैरेटिव फॉर्म में लिखी जाएगी। यदि न्यायाधीश चाहे तो किसी भाग को प्रश्न उत्तर के रूप में भी लिख सकता है, और लिखी गई गवाही जो है उसके ऊपर पीठासीन अधिकारी के या मजिस्ट्रेट के दस्तखत होंगे और ये रिकॉर्ड का भाग होगी। अब सेक्शन 277 के ऊपर आते हैं, लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। जो गवाही 275 या धारा 276 के अधीन लिखी जाती है वो साक्षी की भाषा में लिखी जाएगी, यानी गवाह की भाषा में लिखी जाएगी। गवाह जिस भाषा को समझता है, जो भाषा बोलता है, उसी भाषा में जो कि तो लिखी जाएगी जहाँ तक संभव है। यदि वह किसी अन्य भाषा में गवाही देता है तो उसी भाषा में लिखी जाएगी। यदि ऐसा करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा और सही अनुवाद तैयार किया जाएगा। उस पर मजिस्ट्रेट या पीठासीन अधिकारी के दस्तखत होंगे और वो रिकॉर्ड का भाग होगा। यदि गवाह खंड ख के अनुसार, खंड ख क्या था कि यदि वह अन्य भाषा में गवाही देता है तो उस भाषा में लिखा जाएगा। तो ये कहता है कि यदि खंड ख के अनुसार दूसरी भाषा जो न्यायालय से भिन्न है तो उसका ही अनुवाद शीघ्र तैयार करवाया जाएगा और उस पर मजिस्ट्रेट या प्रेजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे और वो रिकॉर्ड का भाग होगा। परंतु यदि खंड ख के अधीन गवाही अंग्रेजी में लिखी जाती है और दोनों पक्ष उसका अनुवाद नहीं चाहते तो फिर उसका अनुवाद डिस्पेंस विद कोर्ट कर सकती है। अब इसके ऊपर एक अथॉरिटी है 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 320 सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है श्री जैनेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की। इसमें क्या कहा है कि ट्रांसलेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ विटनेस ऑफन डज नॉट कैरी द सेम सेंस विच द विटनेस वांट्स टू कैरी। यानी ट्रांसलेशन जो है ना वो ज्यों का त्यों भाव नहीं देती। जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ कि एक लड़की ने कहा कि मेरे पति ने मुझे मारा, मैं रोई। इसकी ट्रांसलेशन कर दी गई, हस्बैंड बेट मी एंड आई क्राइड, आई वेप्ट। फिर कहा मैं बिलख बिलख कर रोई। अब बिलख बिलख शब्द जो है अंग्रेजी की डिक्शनरी में तो है नहीं, तो इसको जो हम बिलख बिलख कर रोई है इसकी ट्रांसलेशन जब करेंगे तो इसको या तो ये कहेंगे कि आई क्राइड लाउडली। अब हकीकत है बिलख बिलख कर रोना क्या है, हिचकी ले लेकर रोना। अब मतलब रुक रुक के सांस रुक जाए इस तरीके से रोना। अब इसकी सही ट्रांसलेशन जो है नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अथॉरिटी बहुत सही है और कारगर है। ये कहती है 2006 एक क्रिमिनल कोर्ट केसेस 320 सुप्रीम कोर्ट श्री जैनेंद्र सरस्वती स्वामीगल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के ट्रांसलेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ विटनेस जब की जाती है तो ऑफन पराए, सदा नहीं पराए, डज नॉट कैरी द सेम सेंस विच द विटनेस वांट्स टू कन्वे। तो अब जो है हम सेक्शन 278 के ऊपर आते हैं। 278 क्या कहता है? जब हमने पूर्व का सेक्शन पढ़ा था 273 तो उसमें ये भी बताया था 272-73 को जब हम पढ़ रहे थे कि 278 और 279 जो है उनको भी साथ पढ़ें। और इसलिए हाजिरी माफ़ी की बात जब 273 पढ़ रहे थे तो उसमें ये बताया था कि 278 और 279 में मुलजिम के दस्तखत होने ज़रूरी हैं। तो इसके माने जो 273 की भाषा है वो इसमें सुप्लीमेंट करता है। तो 278 क्या कहता है? प्रोसीजर इन रिगार्ड टू सच एविडेंस विच कंप्लीटेड व्हेन कंप्लीटेड। जैसे 275-76 के तहत गवाही समाप्त हो जाती है, वैसे यदि एक्यूज हाजिर है या उसका वकील हाजिर है तो उसकी हाजिरी में साक्षी को पढ़कर सुनाई जाएगी और यदि आवश्यक हो तो करेक्ट किया जाएगा। अब क्या है, जो ही विटनेस का बयान हुआ उस स्टेटमेंट को रेड ओवर किया जाएगा और वो बयान देने वाला उसको सुनेगा और यदि वो डिफ़र करता है, कहता है जी ऐसा बयान मैंने नहीं दिया, ये गलत लिखा गया है, तो उसकी करेक्शन की जाएगी। लेकिन ये कब होगा कि
मुलजम की हाजिरी में होगा और उसके वकील की हाजिरी में। अब यहाँ पर इसके माने क्या है कि उसकी हाजिरी होनी अनिवार्य है। अब आगे क्या कहता है, यदि साक्ष्य जब उसे गवाही पढ़कर सुनाई जा रही है, यदि साक्षी जब उसे गवाही पढ़कर सुनाई जाती है और किसी भाग के करेक्ट होने से इनकार करता है, तो पीठासीन अधिकारी करेक्ट करने के बजाय उस पर साक्षी द्वारा की गई आपत्ति का मीमो लिखेगा और ऐसी टिप्पणी जोड़ देगा जो ज़रूरी समझे। यदि गवाही किसी अन्य भाषा में लिखी है जो उसने नहीं बोली और साक्षी उस भाषा को नहीं समझता, तो ऐसे रिकॉर्ड का इंटरप्रिटेशन उस भाषा में किया जाएगा जिस भाषा में उसने गवाही दी है, यानी दो भाषिए की मदद ली जाएगी अथवा जिस भाषा को वह समझता है उसके अंदर जो है इंटरप्रेट किया जाएगा। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ एविडेंस टू एक्यूज्ड और हिज प्लीडर, सेक्शन 279 कहता है। तो 279 क्या कहता है कि जब गवाही ऐसी भाषा में दी जाए जिसे गवाह नहीं समझता, तो उसकी भाषा में इंटरप्रिटेशन होगा। यदि वह प्लीडर द्वारा हाजिर हो और साक्ष्य न्यायालय की भाषा से भिन्न हो जिसे प्लीडर भी नहीं समझता, तो उसका इंटरप्रिटेशन वकील को न्यायालय की भाषा में सुनाया जाएगा। जब डॉक्यूमेंट्स फॉर्मल प्रूफ के लिए पेश की जाती है, तब उस न्यायालय के इच्छा पर इंटरप्रेट करना निर्भर होगा। जितना भाग आवश्यक है वही इंटरप्रेट किया जाएगा। इफ एक्यूज्ड टू इज फाउंड इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड स्टेटेड, देन सेक्शन 328 से 339 साथ पढ़ें, वो भी ज़रूरी हैं क्योंकि इस सेक्शन के साथ 328 से 339 सेक्शन सीआरपीसी के पढ़ने ज़रूरी हैं। अब 2014 4 क्रिमिनल कोर्ट केसेस 616 केरला की अथॉरिटी है A.K. मोहम्मद कुनकी वर्सेस मोहम्मद हाजी। ये केस है सेक्शन 278 और 137 एविडेंस एक्ट दोनों के ऊपर इसमें चर्चा की गई है। स्टेटमेंट नॉट प्रॉपरली रिकॉर्डेड, correction in the words of witness has to be recorded as such as memo by presiding officer, and he shall add such remarks as he thinks necessary regarding objection raised by witness regarding the correctness of the deposition recorded। अब 279 और 318 दोनों के ऊपर एक अथॉरिटी आई है, K.M. सुब्रमणी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की अथॉरिटी है। उसके अंदर क्या कहा गया है कि एविडेंस रिकॉर्डेड बाय कोर्ट इन कोर्ट लैंग्वेज नॉट अंडरस्टैंड बाय एक्यूज्ड, कोर्ट की लैंग्वेज के अंदर वो किया गया लेकिन दोषी उस भाषा को नहीं समझता, तो क्या है, प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड टू द एक्यूज्ड इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम, प्रोसीडिंग्स सेट असाइड, डी नो ट्रायल ऑर्डर्ड। तो इसलिए उस भाषा का अनुवाद दुभाषीय की मदद से करके उसको समझाना अनिवार्य है। मैंने जैसा आपको बताया था कि 273 के साथ 278 और 279 को साथ में पढ़ें और ये सुप्लीमेंट हैं। अब 280 क्या कहता है, रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डिमेनोर ऑफ विटनेसेस, साक्ष्य की भावभंगी के बारे में टिप्पणी। गवाही लिखते समय गवाह की भावभंगी यदि मैजिस्ट्रेट या प्रेजाइडिंग ऑफिसर ठीक समझे तो दर्ज करेगा, और इसके अंदर सेल का प्रयोग है, तो ठीक समझे तो दर्ज करेगा, सेल यानी दर्ज करेगा। अब क्या है कि गवाह जो है अदालत का टाइम ख़राब कर रहा है, 10-10 मिनट तक जवाब ही नहीं दे रहा, मौन खड़ा है, तो ये उसके अंदर लिखेगा कि विटनेस केप्ट मम फॉर 10 मिनट्स एंड डिड नॉट रिप्लाई, या गवाह ने सोच कर जवाब दिया, या गवाह ने ओवर एक्टिंग की, या गवाह जो है मतलब ठीक से अकोमोडेट नहीं कर रहा, या प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे रहा। जैसी भी स्थिति है वो स्थिति सारी की सारी नोट की जाएंगी। अब 281 क्या कहता है, जब कभी दोषी का एग्जामिन
एमएम के द्वारा किया जाता है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है, तो वहाँ उसके बयान का सारांश न्यायालय की भाषा में तैयार करेगा और अपने दस्तखत करेगा, वह रिकॉर्ड का भाग होगा। इसके साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस सेक्शन को पढ़ने के साथ सेक्शन 240, 241, 252, 463 को भी साथ में पढ़ना होगा, तब जा कर के ये सेक्शन आपको सही अर्थ दे पाएगा। इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? जब दोषी का एमएम की बजाय किसी अन्य मैजिस्ट्रेट या सेशन द्वारा परीक्षण किया गया तो उससे पूछे गए प्रश्न और उत्तर स्वयं करेगा। यदि किसी कारणवश असमर्थ है तो कारण लेकर अपनी देखरेख में